दिस इज लोकेश कटी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु मॉडल के बारे में। परमाणु मॉडल जो हमें बताता है कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसे होती है, परमाणु की संरचना कैसे होती है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। देखो, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री होती है पदार्थों का अध्ययन करना। पदार्थों का अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ मैटर सब्सटेंस है। तो जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? अणु से। और जो अणु मिलकर बने होते हैं वो बनते हैं परमाणु से। तो जो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? परमाणु होते हैं। तो हम बात करते हैं परमाणु की संरचना की कि आखिर परमाणु कैसा होता है। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर और ऐसे और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी संरचना के बारे में बताया। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम केवल दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे, जे थॉमसन और रदरफोर्ड के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हैं, हम बात करते हैं किसकी? जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो हम जे थॉमसन के मॉडल को अब समझते हैं। तो जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो एक समान आवेशित गोला होता है। समान आवेशित गोला होता है जिस पर धनावेश होता है। मतलब कि परमाणु क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 से होते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 से होते हैं। जैसे कि आपने तरबूज देखा है, तरबूज के अंदर जैसे तरबूज के बीज उसके अंदर दबे होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर 10 से होते हैं। देखो, मैं इसको आपको बना के बताता हूँ। देखो, जे थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 से रहते हैं। तो ये जो आपको छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सब गोले, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन है? ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा जो ये शेष बचा भाग है इस गोले का, जो भी शेष बचा भाग है वो क्या है? धनावेश है। क्या है? वो धनावेश है। शेष बचा जो भी भाग वो धनावेश है। मतलब देखो, जे थॉमसन की एक बार परिभाषा वापिस सुनो। जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक समान धनावेशित गोला होता है। ये परमाणु जो गोलाकार है और जो समान रूप से आवेशित है, जिस पर धनावेश है, इस परमाणु पर धनावेश है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 से रहते हैं। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हो सब इलेक्ट्रॉन है। तो एक गोला हो गया जिस पर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 से हुए हैं। तो ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखो, आपने तरबूज देखा होगा। तरबूज के अंदर जब आप उसको काटते हो तो उसके अंदर काले काले छोटे छोटे बीज देखते हो। तो वो बीज क्या काम करते हैं? वो बीज होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। जैसे इसकी तुलना करें तो वो बीज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो शेष बचा जो भाग होता है लाल वाला, वो क्या होता है? धनावेश होता है। इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। आपने इलायची देखी होगी। इलायची के अंदर भी क्या होता है? जब आप उसको तोड़ते हो तो आप इसके अंदर छोटे छोटे दाने देखते हो। तो जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है और जो शेष बचा जो भाग है वो आपके क्या है? धनावेश है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जे थॉमसन के अनुसार कि परमाणु जो होता है एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। लेकिन ये मॉडल क्या था? फ्लॉप था, फेल था। क्यों था? क्योंकि आगे जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संरचना के बारे में, तो ये उनको मतलब व्याख्या पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए ये फेल हो गया। तो मैं इसकी हिंदी आपको लिख देता हूँ और आप इसको नोट कर लेना। ओके, तो मैंने जो आपको समझाया था उसकी परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। देखो, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? थॉमसन ने ये मॉडल कब दिया था? थॉमसन ने ये मॉडल 1898 यानी 1898 में परमाणु मॉडल दिया था। सेकंड, उन्होंने क्या बताया? उनके अनुसार परमाणु एक समान धनावेशित गोला होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन 10 रहते हैं। मतलब धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन 10 रहते हैं और इसे तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम से समझाया कि ये छोटे छोटे जो भी है ये इलेक्ट्रॉन है और शेष जो भी भाग है वो क्या है? धनावेश है। तो ये तो था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अब हम रदरफोर्ड के मॉडल को समझते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल को समझने से पहले मैं इसके अंदर कुछ वर्ड यूज करूंगा, जैसे कि अल्फा कण,
चलो तो अल्फा कण के बारे में आपको मैं पहले बताता हूँ कि अल्फा कण क्या होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम के द्विधनावसित कण होते हैं। अल्फा कण, ये अल्फा कण, ये अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के, हीलियम जो हाइड्रोजन के बाद में आता है, हाइड्रोजन हीलियम है ना, हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हीलियम का द्विधनावेशित कण। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं। हीलियम के द्विधनावेशित मतलब देखो, ये आपकी हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4। जब क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब ये अपने में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो ये द्विधनावेशित बन जाता है। इसके पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको ये त्याग देता है तो ये द्विधनावेशित कण बन जाता है हीलियम +2। और हीलियम +2 को बोलते हैं अल्फा कण। हीलियम +2 को क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं। मतलब अगर आपको हीलियम बोले या अल्फा कण बोले तो ये कैसे होते हैं? ये धनावेशित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो आगे अभी हम यूज करेंगे और इम्पोर्टेंट है। अल्फा कण हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं जो धनावेशित होते हैं। ठीक है, एक बात ये आपको ध्यान रखनी है। और जो एक और बात आपको ध्यान रखनी है वो है आवेश आवेश के मध्य। देखो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश या ऋणावेश, ये 2 प्रकार के आवेश होते हैं। तो समान समान जो आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और जो विपरीत आवेश होता है उनके मध्य आकर्षण होता है। देखो एक होता है धनावेश जिसे हम प्लस से दर्शाते हैं, एक होता है ऋणावेश, एक होता है ऋणावेश जिसे माइनस से दर्शाते हैं। धनावेश और ऋणावेश ये होते हैं। जब क्या करता है कि जब 2 धनावेश पास में आते हैं, फॉर एग्जांपल एक धनावेश ये है और एक धनावेश ये, जब ये पास में आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से क्या जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, जितना दूर हो सके उतना दूर दूर जाते हैं, धक्का देते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल कि अगर ये दोनों क्या है कि धनावेश धनावेश, ये भी धनावेश ये भी धनावेश है, तो ये पास में नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को धक्का देंगे इसे दूर दूर। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऋणावेश भी हो, ये ऋणावेश ये भी पास में नहीं आएंगे, ये भी एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। जैसे धनावेश गया, जैसे ये दोनों ऋणावेश है तो ये पास में आने की बजाय क्या होंगे, ये दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन अगर एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो इनके मध्य आकर्षण होता है, ये एक दूसरे के पास पास में आते हैं, एक दूसरे के क्लोज जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो अब की बार ये दूर नहीं जाएंगे, ये क्या करेंगे और पास में आएंगे, जितना हो सकते हैं पास में आएंगे। ये आप इसे लड़के लड़की से भी समझ सकते हो, लड़के लड़के के मध्य प्रतिकर्षण और लड़के और लड़की के मध्य आकर्षण होता है, तो इससे भी आप समझ सकते हो ना, एग्जाम्पल ही था। तो ये हो गया। तो ध्यान रखना कि धनावेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। ऋणावेश के मध्य भी प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। और धनावेश और ऋणावेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। वापिस मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो ध्यान रखना, लड़कों या लड़की लड़की के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, लेकिन लड़कों और लड़की के मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल से इसको ज्यादा जल्दी याद रख पाओगे। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिकीय मॉडल को समझाने के लिए क्या किया था, उन्होंने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या, मैं पहले यहाँ पर उसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ।
तो देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या प्रयोग किया था, उन्होंने एक क्या किया था, अल्फा कण स्रोत लिया था। ये क्या है, अल्फा कण स्रोत है, अल्फा कण स्रोत। ये एक अल्फा कण स्रोत है जिससे अल्फा कणों की क्या होता है, बोछार होती है, यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं। ये क्या होती है, स्लिट है, ये दोनों, ये क्या स्लिट है, पतली पतली स्लिट होती है। जब यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं तो ये स्लिट क्या करती है, ये ऐसा काम करती है कि जिससे ये एक सीधी रेखा में निकले, एक सीधी रेखा में गमन करे, जैसे ये अभी कर रहा है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये एक सोने की पन्नी होती है, सोने, गोल्ड, सोने वाली नहीं है ना, जो आप स्लिट की बात करते हो वो नहीं है, सोने यानी गोल्ड, गोल्ड की पतली पन्नी होती है, पतली पन्नी। ये जो पन्नी होती है वो ज्यादा पतली होती है, इसकी जो मोटाई होती है, जो मोटाई वो होती है 100 mm, 100 mm। इसकी जो मोटाई होती है वो 100 mm की होती है। और ये क्या होता है, ये जो ये आप देख रहे हो, ये गोल गोल, ये क्या होता है, जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मतलब जिंक सल्फाइड की क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब ये होती है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। जब इस पर कोई कण टकराते हैं तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, आप समझ लेना, थोड़ा सा इस तरह से होता है। तो ये अल्फा कण स्रोत होता है जिससे अल्फा कणों की बोछार होती है। ये स्लिट होती है जो इन अल्फा कणों को एक पतली और सीधी रेखा में गमन कराती है। ये एक सोने की पन्नी होती है, गोल्ड की पन्नी होती है जिसकी मोटाई 100 mm होती है। और ये एक जिंक सल्फाइड की परत होती है जिसे फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रयोग किया था 1911 के अंदर, ये प्रयोग किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वापिस बता देता हूँ। अल्फा कणों की बोछार कर, अल्फा कणों की उन्होंने क्या बोछार करी, सोने की पन्नी पर। अल्फा कणों की बोछार करी सोने की पन्नी पर, सोना जो गोल्ड होता है ना। अल्फा कणों का परिकिरण, इस डायग्राम को बोलते हैं अल्फा कणों का परिकिरण। तो देखो जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया कि ये प्रयोग उन्होंने कब किया, सबसे पहले तो ये किया था 1911 में ये प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, सोने की यानी गोल्ड की पन्नी पर जिसकी मोटाई लगभग 100 mm थी पर अल्फा कणों की बोछार करवाई। और जो सोने की गोल्ड की पन्नी थी उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ये तो उन्होंने प्रयोग किया। अब उस प्रयोग से उन्होंने क्या परीक्षण देखी, उन्होंने क्या देखा कि जब ऐसा उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने क्या घटना देखी, उसे हम परीक्षण कहते हैं। उन्होंने देखा कि लगभग अंधिकाश कण लगभग 99% है, अल्फा जो कण थे वो बिना विक्षेपित हुए निकल गए थे। बिना विक्षेपित हुए का मतलब होता है कि सीधे निकल गए, जो परमाणु होते हैं उसमें से सीधे निकल गए। और फिर उन्होंने देखा कि सारे नहीं निकले, कुछ कणों का विक्षेपण भी होता है, कुछ कण विक्षेपित हुए, थोड़े बहुत कण विक्षेपित हुए, जैसा कि मैंने उस डायग्राम के अंदर भी बताया था। और लगभग 20,000 कणों में से केवल एक कण वापस उसी मार्ग पर लौट आता है। लगभग 20,000 कणों में से एक कण उसी मार्ग पर लौट आता है। जैसे ये अगर ये कोई कण है इस मार्ग पर गया तो ये कण वापस लौट कर आ जाता है, लेकिन 20,000 कणों में से केवल एक कण के साथ में ऐसा होता है। तो ये उन्होंने क्या किए थे, परीक्षण किए थे। अब इन परीक्षणों से उन्होंने क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो उन्होंने प्रयोग कर लिया, परीक्षण देख लिया। अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले वो देखो। पहले उन्होंने परीक्षण क्या किया था, अंधिकाश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गया। देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास में परमाणु है, तो इसमें से क्या हो रहा था, अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ से अल्फा कण है तो ये अल्फा कण ऐसे निकल गया सीधा का सीधा,
यहाँ से अल्फा कण है वो यहाँ से सीधा का सीधा निकल गया, यहाँ से अल्फा कण है वो सीधा से सीधा निकल गया। मतलब देखो विक्षेपित नहीं हो रहे, जैसे आ रहे वैसे ही जा रहे हैं, एकदम सीधे के सीधे स्ट्रेट। ठीक है, तो जब अधिकांश अल्फा कण क्या बिना विक्षेपित हुए निकल गए, तो इससे क्या पता चला, इससे उन्होंने बताया था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वह क्या होता है, खोखला होता है। देखो अगर इसके अंदर कोई चीज होती है, कोई ठोस अवरोध होता है तो उससे टकरा कर रुक जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज मतलब कोई भी ठोस अवरोध नहीं था जिसकी वजह से रुके हैं। मतलब अगर इसके अंदर कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो ये एग्जैक्टली बात है, ये निकल जाएगा। अगर कोई स्थान खाली तो वहां से निकल जाएगा। इसलिए अगर ये स्थान जो परमाणु था वो अधिकांश भाग उन्होंने बताया कि खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जो उन्होंने इस प्रेक्षण से बताया कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए। मतलब कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। तो इससे अल्फा कण क्या होता है, सीधे निकल जाते हैं। इस तरह से देखो सीधे निकल जाते हैं। तो एक तो उन्होंने पहला निष्कर्षण बताया कि जो परमाणु होता है वो खोखला होता है, वो खाली होता है, अधिकांश भाग, सारा नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। सेकंड उन्होंने बताया था कुछ कणों का विक्षेपण होता है, कुछ कणों का विक्षेपण होता है। तो देखो कुछ कणों का विक्षेपण होता है, यहाँ से कुछ कण ऐसा है, यहाँ से यूं होकर यूं मुड़ गए, यहाँ से कुछ कण आए यूं आए, यहाँ से कुछ होकर यूं मुड़ गए, यहाँ से कुछ कण यूं मुड़ गए, इधर से भी कुछ कण आए यूं मुड़ गए, कुछ कण यूं आए यूं मुड़ गए, ऐसे कण मुड़ गए। तो अब ऐसा क्यों हुआ कि कण विक्षेपित हो गए? तो आपको पता है कि जो अल्फा कण होते हैं वो कौन से होते हैं, धनावेशित होते हैं, ये सभी धनावेशित है। तो अगर ये से विक्षेपित हो रहे हैं मतलब कि इसके अंदर भी ऐसी कोई वस्तु है, मतलब कोई आवेश है जिसकी वजह से इससे प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो प्रतिकर्षित धनावेश को कौन प्रतिकर्षित करेगा, धनावेश को धनावेश ही प्रतिकर्षित करता है। मतलब इसके अंदर कुछ भाग के अंदर कुछ धनावेश होता है जिससे प्रतिकर्षित होकर क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रही है। तो इसके अंदर है ये यहाँ पर क्या होता है, धनावेश होता है, और इस धनावेश को क्या कहते हैं, जहां पर धनावेश होता है उस भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं जिसके अंदर धनावेश होता है। तो सेकंड उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु के अंदर बहुत छोटे से भाग के अंदर धनावेश होता है जिसके कारण अल्फा कण क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं, और उस छोटे से भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं जिसके अंदर धनावेश होता है। ठीक है, और यह बताया। और इन्होंने फिर हमारा देखो तीसरा प्रेक्षण उन्होंने प्रेक्षण बताया था कि लगभग 20,000 कणों में से केवल एक कण ही उसी मार्ग पर लौट आता है, 20,000 कणों में से। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से कोई कण गया इस मार्ग पर गया और इसी मार्ग से लौट कर इधर आ गया, तो ये केवल 20,000 कणों में से एक कण के साथ में हुआ। मतलब कि ये जो भाग है नाभिक वाला वो इतना छोटा कि 20,000 कणों में से केवल एक भाग वापिस हो रहा है। अगर हम पूरे कमरे की बात करें कि एक कमरा है जिसके अंदर एक छोटी सी मक्खी है, मक्खी है, तो जो मक्खी है वो क्या है, एक तरह से नाभिक है, और जो पूरा कमरा है वो क्या है, परमाणु है। तो इस परमाणु के अंदर मक्खी है जो नाभिक है, उसी तरह इसमें होता है कि जो हमारा नाभिक होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए 20,000 कणों में से केवल एक कण ही विक्षेपित होता है। तो उन्होंने तीन क्या प्रेक्षण मतलब निष्कर्ष बताए। पहला तो उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए जो अल्फा कण होता है बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा धनावेश होता है, बहुत छोटे भाग के अंदर धनावेश होता है जिसके कारण वो विक्षेपित हो जाते थोड़े, और 20,000 कणों में से एक कण ही वापिस अपने मार्ग पर लौट आता है। तो ये उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग से प्रेक्षण बताया। तो मैं एक बार इन प्रेक्षणों और निष्कर्षों को वापस लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाले उनको मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार आपको मैं वापस समझा देता हूँ। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला तो बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है यानी खाली होता है। सेकंड देखा कि परमाणु के मध्य भाग में धनावेश होता है, जहाँ धनावेश होता है उस भाग को नाभिक कहते हैं। मतलब जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या होता है, धनावेश होता है, नाभिक के अंदर धनावेश पाया जाता है। नाभिक बहुत ही छोटा होता है, मतलब नाभिक होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे अगर एक कमरे की बात करें उसके अंदर एक मक्खी बैठी हुई है तो मक्खी नाभिक होती है। और उन्होंने कैलकुलेशन ये करके अभी बताया था कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। देखो अगर हम बात करें कि ये कोई परमाणु है, ये आपकी कोई परमाणु है, ठीक है, ये आपके नाभिक है, नाभिक ये है परमाणु, ये तो आपके नाभिक है ना, और बाकी क्या परमाणु है। तो इसकी त्रिज्या तो होती है 10⁻15 मीटर, और इस पूरे की जो त्रिज्या होती है ये, मान लो ये त्रिज्या ये 10⁻10 मीटर होती है परमाणु त्रिज्या। तो आप देख रहे होगे यार सर ये क्या, नाभिक तो इतना छोटा है, इसकी त्रिज्या 10⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, ऐसा क्यों? तो आप ध्यान रखना कि माइनस के अंदर उल्टा, माइनस के अंदर जितना ज्यादा माइनस होता है ना वो उतना ज्यादा छोटा होता है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना बड़ा कौन है,
10⁻10 और 10⁻15 में अगर आपसे पूछे बड़ा कौन है तो 10⁻10 बड़ा है और 10⁻15 छोटा है। इसलिए परमाणु की त्रिज्या ज्यादा है, नाभिक की त्रिज्या कम है। ठीक है, और ये त्रिज्या परमाणु की 10⁻10 मीटर होती है। फिर उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लगातार गति करते रहते हैं। मतलब जो नाभिक था उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए इस मॉडल की तुलना सौर मंडल से भी की जाती है। देखो सौर मंडल में क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर कौन लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो सूर्य है उसको अगर नाभिक मान लिया जाए, सूर्य को अगर नाभिक मान लिया जाए और जितने भी ग्रह हैं उनको इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए इस जो मॉडल है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसकी तुलना किससे की जाती है? सौर मंडल से की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इसके क्या मैंने आपको प्रयोग बता दिया, परीक्षण बता दिया और निष्कर्ष बता दिया। लेकिन इस मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां थी जो आगे चलकर नील्स बोर ने दूर की थी। इसके अंदर एक मेन कमी क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, इसके दोस्त उसके दोस्त के बारे में ना। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ दोष थे, इसी के कारण ये भी इतना सफल नहीं हुआ। बाद में नील्स बोर आए जिन्होंने प्रयोग किया। तो क्या दोष थे? इन्होंने एक लास्ट में बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो अगर देखो कोई भी, जैसे मैं हूं और मैं किसी सर्कल के चारों लगातार चक्कर लगा रहा हूं, तो लगातार जा रहा हूं तो मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है और कुछ देर ऐसी आएगी जो मैं थक कर नीचे बैठ जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन की भी तो एनर्जी रिलीज होगी, भैया वो भी तो चक्कर लगा रहा है। तो वो क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसकी एनर्जी खत्म होती जा रही और एक ऐसी स्थिति आएगी तब ये क्या होगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, तो इसकी ऊर्जा खत्म होगी और जो इसकी ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या होती है? विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में इसकी ऊर्जा निकलती है, विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में इसकी ऊर्जा निकलती है। जब इसकी ऊर्जा निकल जाएगी तो ये क्या होगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो परमाणु ही नहीं होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा दोस्त है कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो ऊर्जा खत्म होगी और वो नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो क्या होना चाहिए था, सतत प्राप्त होना चाहिए था। मतलब इसके अनुसार क्या होना चाहिए था कि परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम। अब आपको स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है और सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और थर्ड देखो इसके बाद में क्या, इसमें आगे भी और व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे हम जो परमाणु की संरचना की बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संरचना की व्याख्या नहीं कर सका। तो इसके तीन मेन दोस्त थे, क्या थे? एक तो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहता है तो नाभिक में गिर जाएगा, एक ये था। सेकंड, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी सही नहीं कर पाया। और थर्ड था कि ये मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाया। तो मेन रूप से इसके तीन दोस्त हैं, इस कारण भी ये थोड़ा असफल रहा। लेकिन ये भी अच्छा था क्योंकि ये जे थॉमसन से अच्छा था। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नील्स बोर का, आगे की वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो हम ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।